गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गौरव पर चैनल से हूँ और मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स 15 CA 15 CB के क्या हैं। डैट मीन्स कि अगर आप 15 CA या 15 CB फॉर्म फाइल करना है तो वो कैसे करेंगे। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी मेरी आर्टिकलशिप चल रही है एक फॉर्म में। तो वहाँ पे 15 CA 15 CB का भी बहुत काम होता है। तो जो लोग टैक्स कंसल्टेंट्स है, टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। फॉर्म 15 से 15 CB के बेसिस क्या हैं, बेसिक क्या होते हैं, हमें इसके फिलअप करने के लिए फॉर्म को क्या आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 195 किसका होता है। अगर हम एक बंदा पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट को, और वो नॉन रेजिडेंट कौन है, ना तो कंपनी है ना तो फॉरेन कंपनी है, और कौन सी पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट की कर रहा है या कोई ऐसी सम की जो कि इनकम टैक्स एक्ट में चार्जेबल होता है, तो उसको TDS डिडक्ट कर लेना चाहिए पेमेंट के टाइम पे या उसके अकाउंट में क्रेडिट होने के टाइम पे, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों से पहले हो। तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 195(1) में। और जो बंदा पेमेंट कर रहा है वो कौन होना चाहिए, रेजिडेंट, या हो भी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। और जो बंदा नॉन रेजिडेंट जो है, तो उसका स्टेटस हमें डिटरमाइन करना चाहिए सेक्शन 6 के हिसाब से ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और स्टेटस कब डिटरमाइन करेंगे, पेमेंट करने के टाइम पे या क्रेडिट करने के टाइम पे उसके अकाउंट में, जो भी दोनों में से जो भी हम पहले कर रहे हैं उस केस में। और उसके बाद कौन सा सम इनकम टैक्स एक्ट में चार्जेबल है, उसके केस में क्या क्या देखेंगे हम। एक तो सेक्शन 5 है इनकम टैक्स एक्ट का, जो कि कहते हैं कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा एक सेक्शन 14 है, ये बताते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बताते हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड सैलरी। तो ये बता रहा है कि अगर 195(1) में कि कोई भी बंदा अगर पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट को, जो कि कंपनी ना तो फॉरेन कंपनी नहीं है, इंटरेस्ट की या कोई दूसरे सम की जो इनकम टैक्स एक्ट में चार्जेबल है, तो उसको TDS डिडक्ट कर लेना चाहिए पेमेंट या क्रेडिट के टाइम पे। रेट्स जो है, सेक्शन 195 ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई रेट्स ही नहीं दिए हुए, तो रेट्स के लिए हम कंसिडर करते हैं सेक्शन 237A, जो कि ये कहता है रेट्स इन फोर्स, जो कि रेट्स इन फोर्स कौन से हो सकते हैं, या जो कि फाइनेंस एक्ट में दिए होंगे वो वाले, या तो जो DTAA में दिए होंगे वो वाले। DTAA क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, जो कि दो कंट्रीज के बीच में होता है ताकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सके। तो सेक्शन 195 आपको समझ आ गया होगा, तो देख लीजिए। चलिए अब दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, सेक्शन 195(2). यहाँ पे लिखा है कि अगर पेयर, जो कि बंदा अमाउंट पे कर रहा है, रेमिट कर रहा है रेमिटी को, उसको अगर लगता है, जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसको लगता है कि पूरा अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो वो असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करता है, और वो असेसिंग ऑफिसर उसको ऑर्डर पास करके देता है सेक्शन 195(2) के अंदर, जो कि इस बात का होता है कि जितना अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल है उतने में वो टैक्स डिडक्ट कर ले। ये है सेक्शन 195(2). तो आइए दोबारा देखते हैं, इसमें ये कह रहा है 195(2) में और इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि जब पेयर को लगता है कि पूरा अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता जो उसको पे करना है नॉन रेजिडेंट को, तब वो AO असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करता है, और वो असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 195(2) में ऑर्डर पास करता है कि उसी पे आप टैक्स डिडक्ट कर लो जितना इंडिया में टैक्सेबल है। चलिए अब ये है सेक्शन 195(2). चलिए अब अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, सेक्शन 195(3). यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पेई है, यानी कि जिसको पैसा पेमेंट रिसीव हो रही है, उसको अगर लगता है कि सारा के सारा अमाउंट टैक्स से एग्जेम्प्ट है, यानी कि सारे के सारे अमाउंट पे टैक्स लगना ही नहीं है, तब वो भी असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच कर सकता है, और असेसिंग ऑफिसर उससे भी ऑर्डर पास करके दे सकता है 195(3) के अंदर, सेक्शन 195(3) के अंदर, कि टैक्स नील डिडक्ट किया जाए उस अमाउंट पे जो उसको रिसीव हो रहा है। तो ये लिखा है सेक्शन 195(3) में कि जब पेई को लगता है कि पूरा अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्ट है, तब वो AO को अप्रोच करता है और वो उसको एक ऑर्डर पास करके दे देगा सेक्शन 195(3) में फॉर नील डिडक्शन ऑफ TDS का। तो ये लिखा हुआ सेक्शन 195(3) में, आप देख लीजिए एक बार। चलिए अब आगे चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। ये एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 195(4) सब सेक्शन 4। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये सेक्शन बताते हैं कि जो कि असेसिंग ऑफिसर ने जो सर्टिफिकेट जो कि ऑर्डर इशू करा है अंडर सेक्शन 195(2) और 3 में, उसकी वैलिडिटी कितनी है, यानी कि उसमें वो स्पेसिफाई करता है असेसिंग ऑफिसर के इतने अमाउंट पे टैक्स लगना चाहिए, या दूसरे केस में पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए टैक्स। तो असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर में 195(2) और जो 3 में पास होता है, उसमें वो ये बताता है कि कितने अमाउंट पर तो टैक्स हो, या तो पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाए टैक्स। जैसे कि अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि 195(3) में जो ऑर्डर पास करता है उसमें
नील टैक्स नील डिडक्ट होना चाहिए। तो वो इसका ऑर्डर पास करो। तो 195(2) में जो हमने देखा था, इसमें लिखा है कि उतना भी टैक्स सिर्फ चार्ज होना चाहिए जितना टैक्सेबल है। नेक्स्ट सेक्शन की ओर आते हैं, चलिए। सेक्शन 195(5) इसमें ये लिखा है कि पेई जो है, यानी कि जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है, तो वो असेसिंग ऑफिसर को कब अप्रोच कर सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, असेसिंग ऑफिसर वो होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है। ये पूरा जुरिडिक्शन होता है, इनका एक लेवल्स होते हैं। पहले लेवल पे असेसिंग ऑफिसर, उसके बाद होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद कमिश्नर इनकम टैक्स के पहले भी बहुत सारे होते हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बहुत सारे होते हैं पोस्ट। उसके बाद फाइनली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट होती है। तो असेसिंग ऑफिसर सबसे पीछे वाली पोस्ट होती है, असेसिंग ऑफिसर। तो ये जो पेई है, जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है, वो इसके पास तब अप्रोच कर सकता है इस रिलेशन में, सेक्शन 195 के अंदर। किस रिलेशन में? जब पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट को, कब कर सकता है वो अप्रोच? जब उसने सारी की सारी रिटर्न्स इनकम टैक्स के ड्यू डेट्स पे फाइल कर दी हो, उसको कोई भी पेनल्टी चार्ज ना की गई हो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी के अंदर, और वो रेगुलर टैक्स पेयर होना चाहिए, और वो पिछले लास्ट 5 ईयर्स के लिए एसएससी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई वो कर देता है, तब वो एलिजिबल है एओ को अप्रोच करने के लिए। तो आइए आप इस सेक्शन एक बार देख लीजिए, सेक्शन 195(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए अब अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, सेक्शन 195(6). इसमें ये कह रहा है कि जो पर्सन्स पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है उस पेमेंट के बारे में फॉर्म नंबर 15 CA में। याद रखिए, अगर रेमिटेंस टैक्सेबल हो चाहे ना हो, उनको फॉर्म 15 CA में इंफॉर्मेशन फर्निश करनी ही करनी है। ये है सेक्शन 195(6) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो बंदा जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है उसी पेमेंट के बारे में फॉर्म 15 CA में। अगर वो रेमिटेंस है, जो पैसा वो दे रहा है पेमेंट, वो टैक्सेबल हो चाहे ना हो, उसको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी ही करनी है। आइए अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 195(6) आपको ने देख लिया होगा, एक बार देख लीजिए। आइए अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब बेसिकली 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं जो कि आपको आपकी नॉलेज में होने चाहिए, जो कि इसके रिलेशन में होते हैं अगर हम पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट को। पहला फॉर्म होता है फॉर्म 15 CA। ये वो पर्टिकुलर्स होते हैं जो कि अगर हम रेमिटेंस कर रहे हैं, जो कि नॉन रेजिडेंट को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एसएससी को फर्निश करना पड़ते हैं, यानी कि जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है, उसको ये पर्टिकुलर्स फिलअप करके देने होते हैं फॉर्म 15 CA में। फॉर्म 15 CA में वो पर्टिकुलर्स होते हैं। और उसके बाद फॉर्म 15 CB। फॉर्म 15 CB होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो ये सर्टिफाई करके देता है कि जो भी ये पेमेंट्स हो रही हैं, वो एज पर एप्लीकेबल सारी एप्लीकेबल इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से हो रही है, और वो इस बात को सर्टिफाई करता है। और उस पर अगर कोई टैक्स डायरेक्ट होना होता है, TDS, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन वो सर्टिफाई करता है फॉर्म 15 CB में ये। एंड उसके बाद फॉर्म 15 CC जिसका होता है कि एक ऑथराइज डीलर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बैंक मान लेते हैं, उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा करानी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि कितना एक क्वार्टर में पेमेंट हुई है नॉन रेजिडेंट को, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है फॉर्म 15 CC में। आइए पर दोबारा देख लेते हैं। 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं, 15 CA, 15 CB, 15 CC। 15 CA होता है जो कि जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है उसको इन्फॉर्मेशन फर्निश करके देनी होती है उसमें। और 15 CB चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करके देना होता है 15 CB प्रूफ कि 15 CA में जो भी इन्फॉर्मेशन फर्निश हुई है, वो सारी पेमेंट जो करी है नॉन रेजिडेंट को, वो सारी प्रोविजन के हिसाब से TDS हुआ है वो भी सही हुआ उस पर। 15 CC होती है जो ऑथराइज डीलर को क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा करानी होती है बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है रूल 37BB इनकम टैक्स रूल्स का। इसमें ये बेसिकली बताया गया कि कौन सा फॉर्म हमें कब फिलअप करना है और कब नहीं करना। चलिए देखते हैं। इन जनरल 2 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर नॉन रेजिडेंट को जो टोटल पेमेंट्स आप कर रहे हो, अगर वो 5 लाख तक है, तो 15 CB फॉर्म रिक्वायर्ड ही नहीं है। फॉर्म 15 CB कौन सा होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट। तो फॉर्म 15 CB रिक्वायर्ड ही नहीं है अगर आप 5 लाख तक की पेमेंट कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को। और दूसरी कंडीशन यही है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को टोटल पेमेंट जो कर रहे हो वो 5 लाख से ज़्यादा की है, तब उस केस में 15 CB रिक्वायर्ड होगा। नॉन रेजिडेंट्स को अगर आप पेमेंट कर रहे हो 5 लाख से ज़्यादा की, तब 15 CB रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली 2 कंडीशन है 237BB में दी हुई कि अगर 5 लाख तक की पेमेंट है नॉन रेजिडेंट को 15 CB नॉट रिक्वायर्ड, 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट है नॉन रेजिडेंट को तो 15 CB रिक्वायर्ड है।
एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये अब 15 CB की कंडीशन खत्म हो गई, 15 CA के बारे में बता रहा है। आपको एक बार मैं बता दूं कि फॉर्म 15 CA जो होता है उसमें उसके 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। आइए एक एक पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट ए, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 15 CA का जो पार्ट ए होता है, अगर उसमें हम पेमेंट्स जो है वो 5 लाख तक की कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, तो 15 CB रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा है कि 5 लाख तक की पेमेंट में रिक्वायर्ड ही नहीं होता 15 CB। सिर्फ पार्ट ए रिक्वायर्ड होगा 15 CA का बस। और उसके बाद सेकंड पॉइंट पे ये कह रहा है कि अगर पेमेंट जो है वो 5 लाख से ज़्यादा की कर रहे हो आप नॉन रेजिडेंट को, और एसएससी ने जो है ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया, जब हमने पीछे भी डिस्कस करा था 195(2) में या 3 में या 197 कौन सा होता है, ये एसएससी जो है एसेसिंग ऑफिसर को अप्रोच कर सकता है कि उसका टैक्स कम कट किया जाए। इसका उसका सेक्शन होता है सेक्शन 197। उसके बाद अगर एसएससी ने बेसिकली अगर पेमेंट 5 लाख से ज़्यादा की और एसएससी ने ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया इन सेक्शंस में 195(2), 3 और 197 में, तब पार्ट बी चाहिए 15 CA का। और 15 CB भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमने देखा ये पेमेंट जो हो रही है वो 5 लाख से ज़्यादा की हो रही है, इसलिए 15 CB रिक्वायर्ड। अब पार्ट सी आता है 15 CA का। ये कह रहे हैं कि 15 CA का पार्ट सी जब भी एप्लीकेबल हो गया, 15 CB तो रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। 15 CA का पार्ट सी ये कहता है कि अगर रेमिटेंस जो पेमेंट कर रहे हो 5 लाख से ज़्यादा की कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को, और आपने कोई ऑर्डर भी ऑब्टेन नहीं करा अंडर सेक्शन 195(2), 3 एंड 197। और यहाँ पे फाइनली पार्ट डी आता है। इसमें पार्ट डी में 15 CA का पार्ट डी हम तब भरते हैं जब रेमिटेंस जो है वो टैक्सेबल ही नहीं होता। जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो सारी एग्जेम्प्ट है, तब हम 15 CA का पार्ट डी भरते हैं, और 15 CB रिक्वायर्ड उस केस में नहीं होता है। तो बेसिकली ये 4 पार्ट्स हैं 15 CA के, कब उनकी एप्लीकेबिलिटी बताई हुई है। अगर फुल एंड फाइल दोबारा देख लेते हैं। पहले तो फॉर्म 15 CA का पार्ट ए, अगर पेमेंट 5 लाख से ज़्यादा है तो 15 CB नॉट रिक्वायर्ड, पार्ट ए 15 CA का रिक्वायर्ड है बस। पेमेंट अगर 5 लाख से ज़्यादा की है, एसएससी ने ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया इन सेक्शंस में, तो पार्ट बी ऑफ 15 CA रिक्वायर्ड, 15 CB ऑल्सो रिक्वायर्ड। और कह रहे हैं 15 CA का पार्ट सी जो है, अब जब भी एप्लीकेबल हो गया तो 15 CB रिक्वायर्ड ही होगा, क्योंकि पेमेंट 5 लाख से ज़्यादा की कर रहे हो और ऑर्डर ऑब्टेन नहीं करा। और रेमिटेंस अगर टैक्सेबल ही नहीं है तो 15 CA का पार्ट डी रिक्वायर्ड, 15 CB रिक्वायर्ड नहीं होगा उस केस में। आइए हम नेक्स्ट कंडीशंस कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पे, ये कह रहा है कि अगर फॉर्म 15 CA